हेलो, राम राम सभी को। मेरा नाम विश्वा है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। और आपको जो मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस सुनाने वाला हूँ वो हर किसी एग्ज़ाम में 4 से 5 बार आए हैं। और लास्ट 15 टू 20 ईयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं वो सभी इसमें आएंगे। मिक्स में क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन ठीक होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वापस सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युतिक सहायक सामग्री, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। पहला प्रश्न है, द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रण करता है। द्विमार्गी मतलब टू वे सिंगल पोल स्विच कंट्रोल्स द कनेक्शन ऑफ, मतलब द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्न का कनेक्शन नियंत्रण करता है। मतलब किसका नियंत्रण करता है? द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच एक तार को दो स्थितियों में नियंत्रण करता है, क्योंकि द्विमार्गी है तो एक तार को दो स्थितियों में नियंत्रित करता है। डीले फ्यूज किसी रक्षार्थ प्रयुक्त होते हैं। डीले फ्यूज शक्ति निकास परिपथ में प्रयुक्त होते हैं। शक्ति निकास परिपथ में प्रयुक्त होते हैं। यह फ्यूज समय देरी के लिए प्रयोग होते हैं, मतलब टाइम डिले, है ना। डीले फ्यूज मतलब शक्ति निकास परिपथ में यूज होते हैं और शक्ति निकास परिपथ में यूज होते हैं और डिले टाइम के उसमें प्रयोग में होते हैं। दिया गया चित्र मतलब एक रेक्टेंगल के बीच में एक लाइन है, तो दिया गया चित्र कार्टीज फ्यूज दर्शाता है। यह साधारण फ्यूज के नाम से भी जाने जाते हैं। विद्युत परिपथों को अतितापन से किसको बचाया जा सकता है? विद्युत परिपथों को अतितापन से किसको बचाया जा सकता है? विद्युत परिपथों को अतितापन से फ्यूज द्वारा बचाया जा सकता है। फ्यूज कई प्रकार के होते हैं, जैसे किटकैट, एचआरसी, कार्टिन फ्यूज। जैसे अभी कार्टिन फ्यूज का चित्र था, रेक्टेंगल के बीच में एरो। किटकैट, एचआरसी, कार्टिन फ्यूज। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज जीवित अर्थात पॉजिटिव वायर में लगाया जाता है। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज जीवित अर्थात पॉजिटिव वायर में लगाया जाता है। डीसी की स्थिति में पॉजिटिव तथा नेगेटिव किसी तार में लगा सकते हैं, जबकि एसी के केस में सिर्फ फेज वायर में लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब कहने का यार डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं, तो पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर दोनों में लगाए जा सकते हैं डीसी में, है ना। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज जीवित अर्थात पॉजिटिव वायर में, और डीसी की स्थिति में पॉजिटिव तथा नेगेटिव किसी भी तार में लगा सकते हैं। डीसी में तो पॉजिटिव और नेगेटिव किसी में लगा सकते हैं, और लेकिन एसी के केस में सिर्फ फेज वायर में लगाते हैं। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी कुछ क्षणों के लिए, मतलब जो लिमिटेड करंट है उससे भी काफ़ी ज़्यादा करंट सह सके, लेकिन कुछ क्षणों के लिए सह सके, उसका नाम होता है एचआरसी फ्यूज, है ना। एचआरसी फ्यूज हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, मतलब फुल नेम है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके, एचआरसी फ्यूज कहते हैं। यह निश्चित धारा का दोगुना मान भी कुछ क्षण या समय हेतु सह सकता है, मतलब दुगना मान, निश्चित धारा का जो भी मान होता है उसका डबल मान भी कुछ क्षणों के लिए सह सकते हैं। सप्लाई फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है। सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है। सप्लायर फ्यूज जो एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। सप्लायर फ्यूज जो एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। फ्यूज को लगे लोड की सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। एचआरसी फ्यूज को एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। फ्यूज को लगे लोड की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। यह किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।
श्रेणी क्रम में लगाया जाता है सप्लायर फ्यूज। यह उच्च विद्युत धारा पर स्वयं पिघल जाता है और अन्य उपकरणों को जलने से बचाता है। इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है, जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब संस्थापन को फ्यूज और अर्धवायर की उपलब्धि होती है, जब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब संस्थापन को फ्यूज और अर्धवायर की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा फ्यूज वैद्युतिक उपकरणों को अतिभार धारा तथा अति तप से रोकता है। मतलब फ्यूज और अर्धवायर हो जाता है ना, कंप्लीट होता है, फ्यूज और अर्धवायर होता है किसी सिस्टम में तो वो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है यदि उसकी मात्रा होती है। उसकी कितनी मात्रा होती है? मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट नहीं महसूस, मतलब मानव को कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है। उसकी मात्रा होती है 1 मिली एम्पियर से कम, 1 मिली एम्पियर से कम हो तो। HRC फ्यूज से तात्पर्य है फुल फॉर्म वही हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC फ्यूज हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज से तात्पर्य होता है HRC फ्यूज अधिक क्षमता का होने के कारण 650 वोल्ट पर 1000 एम्पियर तक उपयोग किए जाते हैं। 650 वोल्ट पर 1000 एम्पियर तक उपयोग किए जाते हैं। यह संगलक के समय उत्पन्न आर्क को शीघ्रता से शमन करता है। अच्छा, आर्क वगैरह झेल लेता है। 650 वोल्ट पर 1000 एम्पियर तक उपयोग किए जाते हैं। 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में ICTP का प्रयोग किया जाता है। आजकल MCB का प्रयोग किया जाता है। ICTP का प्रयोग किया जाता है। HRC फ्यूज प्रदान करता है। HRC फ्यूज लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है। HRC फ्यूज 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टता पर प्रयोग किए जाते हैं। HRC फ्यूज की रक्षी क्षमता लगभग निश्चित होती है। निम्न नियमानुसार किसी स्थापना इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट पूर्ण मतलब फुल लोड करंट के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जो लीकेज करंट है ना उसका वो कितने टाइम्स होनी चाहिए फुल लोड करंट के, तभी तो सिस्टम ठीक है। मतलब उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार ये कहता है कि जो लीकेज करंट है पूर्ण फुल लोड करंट के 1/5000 भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आंकलन करने के लिए वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र बनाना चाहिए। घरेलू जो वायरिंग होने उसका पहले सामग्री और केबल का आंकलन करने के लिए वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र बनाना चाहिए। घरेलू वायरिंग में स्विच, अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य व्यक्तियों की सुरक्षा है भाई। फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। स्विच फेज में लगाएंगे, हाँ, न्यूट्रल में नहीं। एक अच्छे फ्यूज तार में कौन से गुण होते हैं? एक अच्छे फ्यूज तार, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अच्छे फ्यूज तार निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब अच्छे फ्यूज तार मतलब एक बढ़िया फ्यूज तार में क्या होता है? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलन बिंदु, दोनों निम्न ये आपको बस क्या दोनों निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु गुण होना चाहिए एक अच्छे फ्यूज तार में। अगला प्रश्न है, फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? फ्यूज सामग्री के रूप में कार्बन प्रयोग नहीं किया जाता है तथा जिन पदार्थों में फ्यूज तार बनाए जाते हैं वो धातु है सीसा, जिंक, चांदी, टिन, एंटीमनी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि।
मतलब जिन फ्यूज तार बनाने में जिन धातु का यूज किया जाता है वो है सीसा, जिंक, चांदी, टिन, एंटीमनी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। चांदी का कार्य फ्यूज के लिए पूर्णतः संतोषजनक है, क्योंकि चांदी का ऑक्सीकरण नहीं होता। चांदी को यदि शुष्क वायु में प्रयोग किया जाए तब इसका क्षय मतलब डिटोरेशन नहीं होता है तथा यह चमकदार बनी रहती है। एचआरसी फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किया जाता है। एचआरसी फ्यूज का प्रयोग प्रमुखतः थ्री फेज सिस्टम में किया जाता है। 3 फेज सिस्टम में किया जाता है। प्राय निम्न वोल्टता के फ्यूजों का उपयोग निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली के अति लोड तथा लघु परिपथ की रक्षा के लिए किया जाता है। त्रिफेजी मोटरों में ट्रिपिंग युक्ति सहित एचआरसी फ्यूजों का प्रयोग करके 2 फेजों पर चलने वाली हानियों से बचाया जा सकता है। परिपथ वियोजकों की बैकअप चरण के लिए एचआरसी फ्यूजों का मतलब एक तो सबसे पहले बैकअप का यूज किया जाता है। 3 फेजी मोटर में ट्रिपिंग की वजह से ट्रिपिंग युक्ति सहित एचआरसी फ्यूजों का 2 फेजों पर चलने वाली हानि से बचने के लिए एचआरसी का प्रयोग किया जाता है। और निम्न वोल्टता के फ्यूजों का उपयोग करना मतलब निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली में अति लोड मतलब जो हाई ओवरलोड की कंडीशन है ना, उससे लघु परिपथ की रक्षा करने के लिए भी एचआरसी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज वायर में निम्नलिखित 2 विशेषताएं होनी चाहिए। फ्यूज वायर निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक की विशेषता होनी चाहिए तथा फ्यूज पदार्थ ऑक्सीकरण तथा जंग इत्यादि प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, मतलब उसका ऑक्सीकरण और जंग वगैरह नहीं लगनी चाहिए। आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? आपूर्तिकर्ता फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? आपूर्तिकर्ता फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है। सप्लायर फ्यूज अभी पहले भी आया था प्रश्न, उसके ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है। बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड किससे बचने के लिए लगाई जाती है? बैटन होल्डर में प्लास्टिक शेड बरसात या पानी से बचने के लिए लगाई जाती है। सीलिंग रोज सामान्यतः डैश फिट किया जाता है। सीलिंग रोज सामान्यतः दीवारों में फिट किया जाता है तथा स्विच बोर्डों में स्विचें, रेगुलेटर तथा इंडक्टर्स आदि प्रयोग किया जाता है। स्विच बोर्डों में स्विचें, रेगुलेटर, इंडक्टर्स आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब सीलिंग दीवारों में होती है। सीलिंग रोज सामान्यतः दीवारों में फिट किया जाता है। स्विच, सॉकेट, प्लग्स, होल्डर्स एक्सेट्रा आर मेड बाय मतलब स्विच, सॉकेट, प्लग आदि होल्डर किससे बने होते हैं? ये सब बेकेलाइट से बने होते हैं। स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि बेकेलाइट से बने होते हैं। तांबे का उपयोग चालक कंडक्टर बनाने में किया जाता है। माइका का उपयोग विद्युत रोधन में प्रयोग किया जाता है। कंसील्ड तंत्र में सैंडल स्विच को बॉक्स से लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? कंसील्ड वायरिंग तंत्र में सैंडल स्विच को बॉक्स से लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जाता है। फ्यूज तार डैश प्रभाव पर कार्य करता है? फ्यूज तार ऊष्मा के प्रभाव पर कार्य करता है तथा चुंबकीय प्रभाव पर मोटर तथा ट्रांसफार्मर आदि कार्य करते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है तथा संधारित्र आदि स्थैतिक विद्युत के प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो फ्यूज तार किस पे काम करेगा? ऊष्मा के। एक पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। एक पोल एमसीबी का प्रयोग सामान्यतः छोटे आवासों के लिए किया जाता है। किसी परिपथ में सबसे कमजोर हिस्सा फ्यूज होता है। फ्यूज का गलनांक और निम्न प्रतिरोध होता है। गलनांक सबसे कम होता है। एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित होता है। एक परिपथ फ्यूज
एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित होता है शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में। एक परिपथ फ्यूज एवं तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित होता है। एक परिपथ फ्यूज तापीय अतिभार रिले और द्वारा संरक्षित होता है। शॉर्ट सर्किट दोष की दशा में फ्यूज पहले प्रचालित होगा और फ्यूज का निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक होगा। मतलब कहने का मतलब है कि भाई एक परिपथ फ्यूज और तापीय अतिभार रिले द्वारा संरक्षित शॉर्ट सर्किट दोष की दशा फ्यूज सबसे पहले चालू होगा। फ्यूज को डैश में संयोजित किया जाना चाहिए। फ्यूज हमेशा फेज में जुड़ता है। फेज में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। इसका वायर बहुत ही पतला बनाया जाता है। फ्यूज वायर अधिकतर टिन और लेड के बने होते हैं। वही 6337 फ्यूज वायर टिन और लेड के बने होते हैं। 63 टिन और 37 लेड। HRC फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय होता है। HRC फ्यूज में विच्छेदन और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय आर्कन कहलाता है। मतलब आर्किंग टाइम कहते हैं। फ्यूज विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का आर्किंग टाइम होता है। आर्कन काल कहते हैं। फ्यूज को हमेशा फेज की श्रेणी में लगाया जाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। इसका विदारक क्षमता 66 किलोवोल्ट से 500 MVA तक होती है। इसमें धारा वाहक वायर या चांदी का तार प्रयोग किया जाता है तथा खाली स्थान में भरण पदार्थ भर दिया जाता है। फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव किस में होती है? फ्यूज वायर की रेटिंग एम्पियर में होती है। एनर्जी मीटर जो होता है, एनर्जी मीटर की रेटिंग kWh में होती है, किलोवाट आवर में होती है। पावर की रेटिंग एम्पियर वोल्ट में होती है। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच डैश पर निर्धारित किए जाते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 के अनुसार नाइफ स्विच 30 से लेकर 1000 एम्पियर तक निर्धारित किए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आंसर लगाएंगे 1000 एम्पियर। दिया गया चित्र दर्शाता है, दिया गया चित्र इंटरमीडिएट मतलब होते हैं ना, वो ऊपर नीचे करते हैं, हल्का सा ऊपर हो जाता है। पुराने ज़माने के थोड़े से इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं उनको, बीच में लगे होते हैं जो है ना। बंद अति धारा बचाव, अगला प्रश्न। बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। अच्छा, मतलब बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक। थोड़ी बहुत मेन बात है रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए। बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक 0.81 होना चाहिए। 0.81 मतलब सामान्य धारा का 0.81 रेटिंग फैक्टर गुणांक होना चाहिए। यदि किसी विद्युत अधिष्ठापन का ICDP स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण है, यद्यपि किसी विद्युत अधिष्ठापन का ICDP स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच में संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण यह है कि स्विच L व E के बीच भूदोष है, काम कर रहा है। तो इसका मतलब लाइन और जो अर्थ है उसके बीच में अर्थिंग दोष है। इस वजह से यह स्विच सिंगल फेज AC तथा DC सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। अच्छा, ICDP स्विच, इसमें प्रत्येक लाइन के श्रेणी क्रम में एक फ्यूज होता है। मतलब इसके प्रत्येक लाइन में एक श्रेणी क्रम में एक फ्यूज लगा होता है। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण अधिक क्षरण धारा वहन कर सके।
3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण अधिक शरण धारा वहन कर सके। यह कारण है। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण अधिक मतलब लीकेज करंट अधिक वहन कर सके। लीकेज करंट वहन कर सके। सचल विद्युत उपकरणों की मेन लीड को सॉकेट से संयोजित करने वाली युक्ति प्लग टॉप कहलाती है। 2 पिन 5 एम्पियर और 250 वोल्ट की क्षमता के बनाए जाते हैं। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्य प्रयोग किया जाने वाला स्विच है ICTP। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ मतलब जो सर्किट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्विच है ICTP। यह 2 पोल या 3 पोल एक पथ स्विच होता है, या तो 2 पोल या 3 पोल एक पथ स्विच होता है। लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है। लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग भवन के प्रत्येक कक्ष में वायरिंग में आवश्यक है। यह एक SP स्विच की आकृति वाला लघु परिपथ वियोजक होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ओवरलोड अवस्था में स्वतः ही ऑफ हो जाता है। यह परिपथ वियोजक 5 एम्पियर से 60 एम्पियर 230 वोल्ट क्षमता में बनाए जाते हैं। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है? 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन मोटी और लंबी होती है। यह भू संपर्क प्रदान करती है। दोनों तरफ के स्विचों के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवश्यकता होती है? दोनों तरफ के स्विचों के लिए CD नुमा स्विच की आवश्यकता होती है। 15 एम्पियर की क्षमता का कौन सा आउटलेट संयोजित किया जाता है? DP स्विच 15 एम्पियर रेटिंग तक कनेक्ट किए जाते हैं। DP स्विच 15 एम्पियर रेटिंग तक कनेक्ट किए जाते हैं। DP स्विच 15 एम्पियर रेटिंग तक कनेक्ट किए जाते हैं। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? किसी सर्किट में तापमान का नियंत्रण करने के लिए थर्मोस्टेट स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विचों को डैश एक्सेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्विचों को कंट्रोलिंग एक्सेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्विचों को कंट्रोलिंग एक्सेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्विचों को कंट्रोलिंग एक्सेसरीज के रूप में मतलब कंट्रोल करते हैं ना, वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का फ्यूज तार में उपयोग नहीं किया जाता है? फ्यूज का अवयव ताम्र तार अथवा टिन लेड का प्रयोग किया जाता है। 63-37 के तार होते हैं परसेंटेज। इसके अतिरिक्त चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम, एंटीमनी आदि धातुओं का उपयोग तार के उपयोग के लिए किया जाता है। फ्यूज लाइव तार के श्रेणी में जोड़ा जाता है। इंसुलेशन परीक्षण के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेशन परीक्षण के लिए DC का प्रयोग ही किया जाता है। इंसुलेशन परीक्षण करना हो, टेस्ट करने के लिए इंसुलेशन परीक्षण के लिए DC का प्रयोग ही किया जाता है। इसके लिए DC जनरेटर, मेगर या फिर बैटरी ब्रिज के लिए आदि आवश्यकता होती है। चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले के द्वारा किस प्रकार तुलना की जाती है? मतलब चुंबकीय अतिभार रिले को तापीय अतिभार रिले से कैसे तुलना की जाती है? चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में तापीय ओवरलोड रिले धीमे, क्योंकि चुंबकीय ओवरलोड जल्दी काम करती है और ये तापीय वाली धीरे काम करती है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वैसे वो काम करेगी और इसमें चुंबकीय ओवरलोड जल्दी हो जाता है। चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में तापीय ओवरलोड रिले धीमी होती है। और कुछ पॉइंट्स हैं। तत्वीय अर्धचालक पदार्थ नहीं है। तत्वीय अर्धचालक पदार्थ लेड, सीसा नहीं है। मुलायम सोल्डर किस वजह से? मुलायम सोल्डर 60% लेड और 40% टिन। कठोर सोल्डरिंग 30% मतलब 34% एंटीमनी और 66% टिन। स्टेनलेस स्टील का निर्माण में क्या क्या यूज किया जाता है? निकल,
क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, लोहा, 8%, 18%, 1%, बहुत सारे एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। फ्यूज तार प्राय मिश्रण होता है। फ्यूज तार वही 63, 37 टिन और लेड का। निम्नतम प्रतिरोधकता किस धातु की होती है? जर्मन सिल्वर की निम्नतम प्रतिरोधकता होती है। कठोर कर्षित कॉपर की प्रतिरोधकता है फेनोलाइज है। तनाव सामर्थ्य उच्च होती है एल्यूमिनियम तार की। तनाव मतलब एक तरह टेंशन सामर्थ्य उच्च होती है, एल्यूमिनियम तार की होती है। स्पार्क प्लग में किस विद्युत रोधी पदार्थ का प्रयोग होता है? पोर्सिलिन का होता है। यह पदार्थ जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है, मैग्नीन होता है। गन मेटल मिश्रण में 90% कॉपर, 2% जिंक और 8% टिन, लेड, और टिन नहीं, वो सॉरी सीसा। कॉपर, जिंक और टिन। तार की डाई प्राय बनी होती है, कार्बाइड की बनी होती है। सोल्डर मिश्रण है वही टिन और लेड का। स्टैंडर्ड प्रतिरोध तथा उपयंत्र में प्रयोग की गई धातु है नाइक्रोम। बेकेलाइट क्या है? फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। वायु डैश पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। किस माध्यम में तरंग का प्रोपगेशन बिना अंतनुएशन होता है? परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का। चालक की प्रतिरोधकता किस में व्यक्त की जाती है? माइक्रो डैश ओम प्रति सेंटीमीटर। एक कॉपर के वर्ग द्वारा संचालित सुरक्षित धारा हो सकती है 10 एम्पियर। एक कॉपर के वर्ग द्वारा संचालित सुरक्षित धारा हो सकती है 10 एम्पियर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? कॉपर, निकल और जिंक का। जर्मन सिल्वर किसका? कॉपर, निकल और जिंक का। नाइक्रोम किन तत्वों का मिश्रण है? निकल और क्रोमियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट है। किस धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है? कार्बन का होता है। प्लाइंटिंग वेक्टर प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कील्ड। प्लाइंटिंग वेक्टर प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कील्ड प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कील्ड उत्पन्न करने वाला पावर डेंसिटी वेक्टर है प्लाइंटिंग वेक्टर। 1 वोल्ट तुल्य है, 1 वोल्ट है 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम के। वायु वही पैरामैग्नेटिक है। समविभव मतलब इक्विवेलेंट सरफेस, समविभव पृष्ठ पर पोटेंशियल प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। पोर्सिलिन की डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य होती है, मतलब पोर्सिलिन की डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होती है? 35 kV प्रति mm। 35 kV प्रति mm। किस धातु के चुंबक की चुंबकशीलता अधिक होगी? ग्रेन ओरिएंटेड SI ± Fe। 2 धारावाही लूपों के मध्य बल ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है एम्पियर का नियम। 2 धारावाही लूप मतलब करंट कैरिंग लूप्स के लिए मध्य बल ज्ञात करने का एम्पियर का नियम। पैरामैग्नेटिक पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है। पैरामैग्नेटिक पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान है 1 से अधिक होता है। चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। पैरामैग्नेटिक पदार्थों की अपेक्षिक विद्युत चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का डिफ्रैक्शन उस समय होता है जब तरंगे किसी बड़े स्लॉट से होकर गुजरती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का डिफ्रैक्शन उस समय होता है जब तरंगे किसी बड़े स्लॉट्स में से गुजरती है। वातावरण द्वारा रेडियो तरंगों का अवशोषण वातावरण के ध्रुवण पर निर्भर करता है। एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर विद्युत फ्लक्स तथा चुंबकीय क्षेत्र शून्य होते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर
विद्युत फ्लक्स तथा चुंबकीय क्षेत्र शून्य होते हैं। किस पदार्थ की मैग्नेटिक परमेबिलिटी अधिकतम होती है? एबेनाइट की। एक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती परिवर्तित होती है। एक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र